तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, हॉट डाइल्यूट में क्या होगा देखो, हॉट है और डाइल्यूट है, तो उस केस में कौन सी गैस निकलेगी देखो। पहली चीज देखो, जेड एन है, ये जेड एन हो गया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे HNO3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हॉट डाइल्यूट। ठीक, तो हॉट डाइल्यूट में मैंने आपको भी बताया अभी कौन सी गैस निकलेगी, N2O गैस निकलेगी। तो आपने क्या करना है, पहले जिंक और NO3 मिलके क्या बना देंगे, जिंक नाइट्रेट। ये तो लगभग सब केस में बन रहा है, ये तो कॉमन है, ठीक है, जो सबके साथ बन रहा है। इसके साथ कौन सी गैस निकल रही है, N2O गैस निकल रही है, इसी यही इसकी पहचान है। ठीक, अगर हॉट डाइल्यूट हुआ तो इसके साथ कौन सी गैस निकलेगी, N2O गैस निकलेगी। देखो N2O, वाटर तो बन ही रहा है, देखो वाटर भी सब केस में बन रहा है, H2O तो बन ही रहा है, देखो ये भी बन रहा है। बस इसमें N2O गैस है जो डिफरेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड। अस मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है यहाँ पे, तो इसलिए अस। नाइट्रिक ऑक्साइड तो NO, NO मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ज्यादा है तो इक, और कम होगा तो अस, इसमें H2O बन जाएगा बस। तो ये तो सबके साथ बन रहा है, देखो जिंक नाइट्रेट तो सबके साथ बन रहा है, लेकिन और कंडीशन अलग हो जाएगी। ठीक है, जिंक नाइट्रेट और वाटर तो लगभग लगभग क्या है, सबके साथ बन ही रहे। देखो जिंक नाइट्रेट और वाटर तो सबके साथ बन रहा है, डिफरेंट क्या है बस। देखो अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, देखो इसमें H2O बन रहा है, तीनों में वही है। अब कंडीशन क्या है, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इसमें देखो कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, कि जैसे आपने ये रिएक्शन देखी तो उसकी कंडीशन जरूर देखना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन है फटाफट कर दो, यहाँ पे आपको क्या है, कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा Zn+HNO3, ठीक है। अब तीन कंडीशन है, मैं तीनों आपको बता देता हूँ क्या याद रखना है। जैसे उसने कहा यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट, तो कॉमन क्या है, सबसे पहले देखो कोल्ड में, यहाँ हॉट डाइल्यूट में, और तीसरा कंसंट्रेटेड में। कॉमन क्या है, कॉमन ये है तीनों में कि जिंक नाइट्रेट तीनों में बनेगा, फिक्स है ये, जिंक नाइट्रेट तीनों में कॉमन है। Zn NO3 का होल ट्वाइस, Zn NO3 का होल ट्वाइस, ये तीनों में कॉमन है। वाटर भी तीनों में कॉमन है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, वाटर H2O H2O तीनों में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये प्रोडक्ट में, बस आपको मेन इसी को याद रखना है, क्योंकि इसी से आप पहचान लोगे कि ये डाइल्यूट है या हॉट है या कंसंट्रेटेड है। कोल्ड के केस में देखो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, कोल्ड में बनेगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अगर हॉट डाइल्यूट होगा तो क्या बनेगा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर कंसंट्रेट होगा तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया NO2। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने, क्योंकि यहीं पे चेंज होता है और इसी से आंसर आपका डिसाइड होगा। तो ये क्या वो लिखेगा कि व्हेन कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टेड विद Zn, देन द गैस इवॉल्व इज। अब आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर वो रिएक्शन लिख देगा तो ये तीनों रिएक्शन लिख देगा। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद होना चाहिए किसके केस में कौन सा है। वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक टाइप की गैस है ये, इसीलिए। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे केस होता है नॉन मेटल के साथ, मतलब लेस रिएक्टिव के साथ। ये केस कौन सा था, जब मोर रिएक्टिव हो, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव। अब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो, तब उनके साथ क्या केस होगा देखो। अब ऐसे एलिमेंट हमने ले लिए जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं हाइड्रोजन से भी। ठीक है, बस इन दोनों रिएक्शन को देख लो, इन्हीं में से आपके बोर्ड में भी और क्वांटिटी में भी इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर।
CuHgAg, और इससे पहले मैंने जो ऑक्सीडेशन का बताया था, और एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस। बस इन तीन से ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जब भी इसमें पूछे हैं। तो अगर नाइट्रिक एसिड का कोई भी क्वेश्चन आया होगा तो या तो इनमें से, ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, इससे पहले और ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बस। तो अब देखो होता क्या है इसमें, कि अगर आपने ऐसे मेटल ले लिए जो क्या है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, Cu, Ag या Hg, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होता है कि अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 को रिएक्शन कराई, तो मैंने आपको बता दिया, देखो कंसंट्रेटेड के लिए फिक्स है कौन सी गैस निकलेगी, NO2 गैस निकलेगी। और अगर डाइल्यूट होगा तो उसके लिए कौन सी गैस निकलेगी, देखो NO गैस निकलेगी। ठीक है, ये फिक्स है। अब यही रिएक्शन दे दी, देखो उसने, इतना वो करने की जरूरत नहीं है। देखो इसका मतलब क्या है, सिर्फ जैसे मैंने लिया कॉपर, ठीक है, कॉपर में मैंने HNO3 मिक्स कर दिया, तो आपको ट्रिक क्या बताइए, देखो कि ये है जो, ये अपने नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3। ठीक, और इससे क्या बनेगा, इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, कौन से, H2O। अब इसको देखो क्या है ये, अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के लिए मैंने कहा कौन सी गैस निकलेगी, NO, तो यहाँ पे NO लिख दो बस। तो ये इसकी फाइनल रिएक्शन हो गई। ठीक है, आपको याद भी नहीं करना है, देखो आपको सिंपल ट्रिक बता दिया। और ये इतना डिटेल नहीं पूछता आपसे, सिर्फ आपको ये पूछेगा कि कॉपर रिएक्ट विद HNO3, और उसमें लिखा होगा डाइल्यूट या कंसंट्रेट लिख दिया। तो जैसे उसने कंसंट्रेट लिखा है तो आपके दिमाग में आ जाना है कि कौन सी गैस निकलेगी, NO2 निकलेगा। तो NO2 लिख दिया आपने, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बना, Cu की वैलेंसी +2 और NO3 की वैलेंसी -1, तो इसे क्रॉस कर दो, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। तो ट्रिक वही है, सेम। ठीक है, लेकिन ये वेरी डाइल्यूट के साथ फिर रिएक्शन नहीं करते, ये केवल डाइल्यूट के साथ और कंसंट्रेट के साथ करेंगे। तो अब आपको रिएक्शन को रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्या है, रिएक्शन को अप्लाई करना आना चाहिए बस। ठीक है, रिएक्शन को अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी रिएक्शन कर सकते हो। मैंने आपको दे दिया कोई रिएक्शन है, जैसे इसमें था Hg का, ठीक है, अब मैंने आपको अलग से दे दिया कुछ भी, मैंने कहा चलो बताओ Hg का बता दो। ठीक है, Hg प्लस HNO3, तो क्या होगा? अब आपने देखना कंडीशन क्या लिखी है, एक में मैंने लिख दिया डाइल्यूट, और एक लिखा Hg है, प्लस इसमें लिख दिया मैंने HNO3 कंसंट्रेटेड में। तो आपको याद होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड है तो उसमें कौन सी गैस निकल रही है, NO2 फिक्स है। दूसरा H2O बनी रहे। तीसरा इसका नाइट्रेट बनेगा, तो HgNO3। ठीक है, अगर Hg है, यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन रेट 0 है और यहाँ +1 हो गए, तो यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या +2 भी हो सकता है। ठीक है, तो +2 होगा तो यहाँ पे इसका होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक, लेकिन बन क्या रहा है, NO2 एंड H2O। दूसरा, अगर मैंने कहा डाइल्यूट है, तो आपको समझ जाना है डाइल्यूट के लिए क्या बन रहा था, NO बन रहा था प्लस H2O, और इसका नाइट, ये तो बनेगा ही बनेगा, ये AgNO3 है तो ये वही बनेगा। बस चेंज कहाँ पे हो रहा है, गैस से। इसी से पहचान लोगे आप कि ये डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अगर इसको हटा दिया, हमने कहा Ag से बना दो, Ag प्लस HNO3, तो आप रिएक्शन खुद बना दोगे। देखो Ag प्लस HNO3, अब मैंने लिखा यहाँ डाइल्यूट और यहाँ लिख दिया कंसंट्रेटेड, तो आपके दिमाग में आ जाना है तुरंत कि जैसे कंसंट्रेट हुआ, इसका मतलब इससे कौन सी गैस निकलेगी, NO2 प्लस H2। और इसका Ag का नाइट्रेट, Ag की वैलेंसी होती है +1 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1, तो इसका नाइट्रेट हो गया AgNO3। ठीक है, अब अगर मैंने लिखा डाइल्यूट, तो डाइल्यूट से आप समझ जाओगे कौन सी गैस निकल रही है, NO। बाकी तो सब कुछ सेम है, देखो H2 और यहाँ पे हो जाएगा AgNO3, तो ये सब सेम है, देखो। ठीक है, Ag सेम है, H2O सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंट होता है, और यहीं पे क्या होती है, गलती भी होती है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। बताओ ये आया कि नहीं आया, रिप्लाई करो मुझे, यस नो। ट्रिक आनी चाहिए जी मैडम आगे। आप। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। ओके, देखो इसमें दिखा देता हूँ पहले मैं आपको एक बार। जैसे
फाइनल प्रोडक्ट पे हम वो करते हैं बस। देखो जैसे Cu है, Cu ने HNO3 के साथ रिएक्शन किया और ये NO2 गैस निकल गई। इसका मतलब ये कौन सा नाइट्रिक एसिड है? कंसंट्रेटेड। देखो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट में कौन सी गैस निकलती है? NO2 गैस निकल रही है। ठीक है। और अगर मैंने कहा जैसे देखा आपने डाइल्यूट है, देखो कंपाउंड सेम है, कुछ रिएक्शन आपको दिखने में सब सेम लगेगी, लेकिन कंडीशन बेस्ड है। अगर मैंने कहा कंसंट्रेट है तो आंसर कुछ और आ रहा है, अगर मैंने कहा डाइल्यूट है तो आंसर कुछ और आ रहा है। तो इसमें केवल कहाँ पे चेंज हो रहा है? देखो NO में, यहाँ देखो NO NO2, ये H2O, ये H2O सेम है। CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। तो आंसर दोनों में सेम है, केवल गैस का फर्क है कि कौन सी गैस वहां से रिलीज होगी। सेकंड केस देखो Ag का, देखो Ag है, अगर मैंने कहा कंसंट्रेट ले लिया तो फिर NO2 H2O AgNO3। और अगर मैंने इसी को क्या कर लिया, डाइल्यूट में ले लिया, देखो ये डाइल्यूट है, यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट, यानी डाइल्यूट है। डाइल्यूट में NO गैस निकलेगी, H2O और AgNO3, और यहाँ पे भी AgNO3 H2O। तो ये दोनों सेम है, केवल किसका फर्क है? गैस का, कि इसमें NO2 रिलीज होती है, इसमें NO रिलीज होती है। तो ये डिपेंड करती है सिचुएशन पे। तीसरा देखो Hg के साथ, Hg प्लस HNO3, तो इसमें HgNO3 का होल ट्वाइस, यानी इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ पे देखो ये डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट में भी Hg प्लस HNO3, तो ये बनेगा Hg2NO3। ठीक है, ये गलत लिख दिया इसने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गलत लिखा हुआ, HgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। और इसमें फिर H2O और NO, तो यहाँ पे NO बन रहा है, यहाँ पे NO2 बन रहा है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। H2 सेम है, ये बाई मिस्टेक इसने गलत लिख दिया, यहाँ पे है Hg, क्योंकि Hg की +2 वैलेंसी ज्यादा स्टेबल है, तो +2 और NO3 का -1, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है HgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज सेम है, केवल किसका फर्क होगा? गैस का फर्क होगा, NO2 और NO। देखो इस केस में NO बनेगा और इस केस में NO2 बनेगा, कब? कंसंट्रेट में। और अगर डाइल्यूट होगा तो NO गैस बनेगी। ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है जब आप जाओगे, क्योंकि अभी स्पेसिफाई है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, तो कुछ ट्रिक्स से उसे याद कर लेना। कंसंट्रेशन के लिए NO2 और डाइल्यूट के लिए NO। और हो सकता है पूछ ले आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को ही वो रिपीटेडली पूछता है, तो इसमें से पूछेगा ही क्वेश्चन आपको 15 में से, तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है वो, और कॉम्पिटिटिव में भी इन्हीं में से आता है क्वेश्चन। तो ये आया आप समझ में? इसमें यस सर। नाइट्रेट बनेगा, वाटर और गैस का ध्यान रखना आपने। ये लेबोरेटरी के लिए होता है बस, जो ये वाला पोर्शन है, ये लैब में आप यूज करते हो जनरली। इसमें एक्वा रिजिया आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, एक्वा रिजिया, इसमें क्या होता है कि जो HCl होता है और HNO3 होता है, इसका हम क्या कितना यूज करते हैं? इसका 1 पोर्शन, इसका 3:1 यूज करते हैं। इन दोनों को मिला के एक्वा रिजिया बनाया गया। पहले ये माना जाता था कि एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करते, हम भी अभी भी कहते हैं कि एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसने कहा चलो हम ऐसे ही करके दिखाते हैं। तो उसने क्या किया कि दोनों एसिड को मिक्स कर दिया। ठीक है, HCl भी एसिड है, HNO3 भी एसिड है, दोनों को मिक्स किया। अब उसने देखा कि जो रिएजेंट बना वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे आपने जनरली क्वेश्चन गोल्ड से आता है, उसमें गोल्ड या सिल्वर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो गोल्ड या सिल्वर होता है, जो गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं, उनके पास आप गोल्ड ले जाते हो तो वो आपको प्योर करके दे देता है, तो वो किस में डालता है? उसे एक्वारिजिया में। या आप अगर कोई एपरेटस है आपका और बिल्कुल गंदा हो रखा है, किसी चीज कोई निकल नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा गंदा है, तो आप क्या करो, लैब में जाओ और HCl और HNO3 को मिला दो। ठीक है, HCl और HNO3 को मिक्स कर दो, इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया आपने, इसे कहेंगे एक्वारेजिया। अब आप इसको वहां पे लगाओ, कोई एपरेटस है बिल्कुल येलो कलर हो गया और निकल ही नहीं रहा है, आप कुछ भी कोशिश करो,
तो आप इन दोनों को मिक्सअप करके ले जाओ, फिर उसे टच करो यहाँ पे, थोड़ी देर इसे रोक दो, फिर आप वॉश करोगे तो ये निकल जाएगा। तो जितने भी बेकार एपरेटस हैं जो बहुत गंदे हो गए, तो आप उससे भी इससे क्लीन कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा क्या पावरफुल बन गया। ठीक है। और पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि ये एसिड एसिड जनरली रिएक्शन नहीं करते। तो उसका रीजन क्या देखो, कि उसने देखा कि जब HCl और HNO3 को रिएक्शन किया तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड क्लोराइड बन रहा है, लेकिन मेन चीज इसमें बन रही है नेसेंट क्लोरीन। अभी हमने कहा था नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट क्लोरीन है जो, ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। अब ये क्या करेगी, गोल्ड के साथ कंबाइंड हो जाती है और उससे क्या होता है AuCl3 बन जाता है, और ये जितना भी उसकी अपर लेयर होती है उससे सारे साथ कंबाइन करके बाहर निकाल देती है। तो उससे क्या होता है, गोल्ड का जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है। इससे गोल्ड स्मिथ को फायदा होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्या करेगा, जो ये प्रोडक्ट होता है उसके पास, इसको फिर बेच देता है महंगे में, क्योंकि उसमें गोल्ड होता है। ठीक है। तो और आपने जो गोल्ड यूज किया है, दिया है, उसका वेट कम हो जाएगा, और ये है जो इसको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है। तो ये किसकी किसकी वजह से हुआ था, इस नेसेंट क्लोरीन की वजह से। ये नेसेंट क्लोरीन क्या करता है, इस Cu के साथ कंबाइंड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कोई डर्टी चीज है ऐसी जो निकल नहीं रही है, आपने बहुत कोशिश करा लेकिन वो निकल ही नहीं रहा है, तो आप इसे डालोगे तो ये इसके साथ नेसेंट क्या करेगा, उसके साथ कंबाइंड होता है, कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट बना लेगा। बस आप इसको इजिली उससे रिमूव कर सकते हो। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो मेन जो इसका फंक्शनल वर्क है वो है नेसेंट क्लोरीन को फॉर्म करना। और नेसेंट आपने पता है आपको, नेसेंट हाइड्रोजन हो या नेसेंट ऑक्सीजन हो या नेसेंट क्लोरीन हो, कोई भी नेसेंट फॉर्म में होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, गोल्ड के साथ रिएक्शन करके AuCl3 बनाता है, और ये PPT हो जाती है, जो बाद में महंगे दाम में बेच देता है वो। अगर प्लेटिनम है, ये भी बहुत महंगा होता है। ये भी अगर आप इसको प्योर करने के लिए ले जाते हो, प्लेटिनम के साथ एक क्लोरीन मिक्स होके PtCl4 बना देता है। तो इससे दूसरी टेक्निक से प्लेटिनम या गोल्ड को आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये है एक्वा रेजिया, जो हमने पहले पढ़ा था क्लास 10th में। तो यहाँ पे भी इसका यूज होता है, और आप इसे प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो प्रैक्टिकल भी चीज है और यहाँ पे थ्योरी भी चीज है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और अगर आपने HCl को ज्यादा मिला दिया तो कहता है कि जो ये AuCl3 होता है, ये HCl के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो HCl ज्यादा भी यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है, इसको तोड़ना मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो ये ब्रेक डाउन नहीं होती जल्दी से, तो आपको गोल्ड जल्दी से मिलेगा नहीं। इसीलिए आप क्या करो, HCl3:1 है तो उसी रेशियो में होना चाहिए। उससे ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, जो गोल्ड आपने निकाला था इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका एक्वा रेजिया। तो ये आप प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हो। इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें यूजेस हैं, बस यूजेस भी उतने नहीं है। तो ये आपका जो 15 ग्रुप है वो फिनिश हो गया। अब 15 ग्रुप जो हमने पढ़ा, ऐसी पहली की पहली प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो पूरी की पूरी 16 भी है। अगर आप पढ़ोगे 16 भी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी हेडिंग जो मैंने 15 में बताई थी वही 16 में। बस इसके 2-3 कंपाउंड है जिसके हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू से जाएंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा पहली बार जो हमने पढ़ा। फिर ऐसी 17 है, 17 में भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है जो आपने 15 में पढ़े। तो आप 15 को बहुत अच्छी तरह से फिजिकल और केमिकल पढ़ लो, ताकि आप जब 16 में पढ़ोगे तो आपको लगेगा आप रिविजन कर रहे हो, और जब 17 में पढ़ोगे तो एक बार और रिविजन हो जाएगी, क्योंकि पूरी हेडिंग सेम है। बस इसमें कंपाउंड अलग है, जैसे इसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड थे, इसमें सल्फर के कंपाउंड या ऑक्सीजन के कंपाउंड होंगे, इसमें क्लोरीन के कंपाउंड होंगे, बस यही डिफरेंस है। और जो 18th है वो छोटा सा ही है, उसमें कुछ ही रिएक्शन है, बस ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का आएगा आपके पास। पहली बात सोचो, 35 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा, उसमें से 10 मार्क्स क्या है, P ब्लॉक के लिए केवल। मैंने कहा था आपको ये हाई वेटेज होता है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे
बोर्ड लेवल होता है। और क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आप तैयार करो, फिजिकल और केमिकल को। जो भी डाउट है तो उससे मुझे पूछो कि ये कैसे हुआ, उसका रीजन क्या है, तो आपको बताया जाएगा, क्योंकि रीजन होते हैं। हालांकि रिएक्शन में इसमें रीजन नहीं होते, ना किसी बुक में या कहीं नहीं दिए होते, क्योंकि मैंने कहा ना कंडीशनल बेस्ड है, इसके साथ रिएक्शन करके कुछ और बन रहा है, तो इसमें मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो हर एक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताया जाएगा कि ये ऐसे रिएक्शन करा तो ये क्यों बना, तो उसकी पूरी मैकेनिज्म आपको बताई जाएगी ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन इसमें मैकेनिज्म नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है ये, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? पूछो मुझसे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में। तो अभी मैं 15 ग्रुप खत्म हो गया है, तो 15 ग्रुप के मैं क्वेश्चन अभी आपको ग्रुप में और उसमें डाल देता हूँ। आप कोशिश करो, क्योंकि देखो जितना आप पढ़ोगे उतना आपको फायदा होगा। मैं कितना भी पढ़ा लूँ, 10 बार पढ़ा दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। आपको जो चीज नहीं आती आप रीजन पूछ सकते हो, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसे पढ़ो आज 15 ग्रुप का, और फिर हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, तो फिर कल थैंक यू सेम सर। टाइम, ठीक है, ओके।